किसी भी क्रोनिक मेंटल इलनेस की रिकवरी के मामले में 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने जरूरी हैं। पहला पॉइंट है कि हर पर्सन जिसको कि क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, बायपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर डिस्थाइमिया जैसे कुछ डिसऑर्डर्स। इन सभी क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के मामले में एक पर्सन को अपने डिसऑर्डर्स के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ता है और साथ ही उस डिसऑर्डर के आने वाले उतार चढ़ावों के साथ अपनी लाइफ में एक तालमेल बनाना पड़ता है। मतलब कि अलाउ करना पड़ता है सिम्टम्स के बढ़ते या कम होने वाली इंटेंसिटी को। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को बायपोलर डिसऑर्डर है और किसी वजह से उसका एक डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है। डिप्रेसिव एपिसोड के चलते दौरान उस पर्सन को अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बदलाव लाने होंगे। अपने जो भी उसके रूटीन वर्क है या वर्क की जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें उसको एक एडजस्टमेंट लानी होगी ताकि वो अपने डिसऑर्डर को ठीक होने के लिए उसे एक रूम दे, उसको अलाउ करे। मतलब कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, हम हमेशा एक ही एक्सपेक्टेशंस के साथ, एक ही इंटेंसिटी और एक ही लेवल ऑफ एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए जब डिसऑर्डर में एनर्जी गिर रही है, जब बहुत ज्यादा मोटिवेशन इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए अलाउ करना है कि धीरे 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 ये डिसऑर्डर हील हो जाए या उसका एपिसोड जो है वो रिकवर कर जाए, हम रेमिशन में पहुंच जाएं और फिर हम अपने पुराने जो एक्टिविटीज हैं या जो भी हमारे एम्बिशन या एक्सपेक्टेशंस थे उनको दोबारा से परस्यू कर पाएं। इसी तरह से ओसीडी के अंदर कभी कभी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपल्शंस होने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपल्शंस हो रही हैं तो एकदम आप बहुत सारा ईआरपी लगाना शुरू कर दें, एकदम से थेरेपिस्ट के साथ बहुत सारे सेशंस करना शुरू कर दें, दवाइयों का डोज बढ़ाने के लिए साइकेट्रिस्ट को बोलना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि आपके डिसऑर्डर के लेवल या इंटेंसिटी बढ़ने से आप एकदम से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के ऊपर एकदम डेस्परेट हो जाएं और आज क्या सॉल्यूशन चाहिए, कुछ इस तरह से आप वर्क करने लगें, क्योंकि ऐसे में सॉल्यूशन नहीं आता कई बार। इनफैक्ट ऐसे में आपको अलाउ करना है कि धीरे 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 सिम्टम को खत्म होने दिया जाए, खुद के साथ थोड़ा पीस बनाएं, थोड़ा रिलैक्स करें और जितना भी लिमिटेड आप कुछ कर सकते हैं अपने डिसऑर्डर या उस एपिसोड को जाने के लिए, उतना करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास लेने बंद कर दें, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अपने उस डिसऑर्डर के बढ़ने वाली जो इंटेंसिटी है उसको अलाउ करना है कि धीरे 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 वो जाए और धीरे धीरे आप अपने सारे काम फिर से रिज्यूम कर पाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर पर्सन को जिसे कि एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है, उसे कहीं ना कहीं अपने उन सिम्टम्स को लेकर एक पर्सनल इंसाइट, एक पर्सनल विजडम रखनी पड़ती है। एक पर्सन की कंडीशन जो है वो अलग अलग टाइम पर अप्स एंड डाउन्स दिखाती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं जो कि दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर उस आने वाले उतार चढ़ाव में एक पर्सन का माइंड कैसे बदल रहा है, उसके इमोशंस और उसके जो मेंटल स्टेट है वो कैसे बदल रहे हैं, इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो क्लोजर लुक है, वो सिर्फ पेशेंट जानता है। उसको समझना पड़ता है कि कैसे जब उसके सिम्टम में तेजी आ रही है तो उसके माइंड, थॉट और इमोशन में क्या बदलाव आ रहा है, ताकि वो अपनी एक पर्सनल इंसाइट और पर्सनल विजडम की मदद से कुछ ऐसा बदलाव ला पाए, कुछ ऐसा चेंज ला पाए जिससे कि धीरे 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 सिम्टम की इंटेंसिटी को कम किया जा सके। तो पेशेंट को समझना पड़ता है कि जब उसके सिम्टम बढ़ते हैं, थॉट नेगेटिव होती है, तो ऐसे में क्या चीज है जो सबसे बेस्ट काम करेगी, क्या चीज है जिससे कि एक तोड़ निकाला जा सकता है। क्योंकि जो टेक्निक्स आप थेरेपी में या कहीं और सीखते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी टाइप की ईआरपी की टेक्निक हो या कॉग्निटिव थेरेपी हो या बिहेवियर थेरेपी हो, वो टेक्निक को सीखकर आप एज इट इज उसे अप्लाई नहीं कर पाते। कई बार आपको खुद समझना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक, कौन सा तरीका किस तरह से आपके थॉट और आपके बिहेवियर पर काम करेगा। तो ये जो मामला होता है ये बड़ा निजी होता है, बहुत पर्सनल होता है, इसे सिर्फ पेशेंट ही समझ सकता है। इसलिए अपनी एक पर्सनल इंसाइट और विजडम एक्टिवेट करनी पड़ती है ताकि अपने सिम्टम्स को अपने तरह से समझा जा सके और उसका अपने तरीके से कोई हल निकाला जा सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर पर्सन की जो रिकवरी होती है किसी क्रोनिक इलनेस में, वो लीनियर नहीं होती अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है बस वो ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और धीरे 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 एक लीनियर रिकवरी होगी, मतलब कि बड़ा स्मूथ तरीके से धीरे धीरे सिम्टम जाते रहेंगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता जाएगा और बड़े आराम से 3, 4, 6 महीने के बाद पेशेंट पाएगा कि उसके सारे सिम्टम्स चले गए। ऐसे नहीं होता। अक्सर जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो बड़ा जिगजैग होता है, उतार चढ़ावों से भरा होता है।
तो ऐसे में कभी कभी बहुत उछाल आ सकता है कंडीशन में, तो कभी कभी बहुत गिरावट आ सकती है कंडीशन में। इसलिए अपनी रिकवरी के साथ कभी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना लगाई जाए कि बस अब तो इलाज ले रहे हैं तो अब तो सारी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, धीरे 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 आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स में कई सारे बदलावों के साथ दवा के डोज कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, काफी सारे बदलावों के बाद आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो उतार चढ़ावों से भरी होगी। इसलिए आपको अपनी रिकवरी प्रोसेस को समझना है, जानना है और उसके साथ एक ऐसा तालमेल बनाना है ताकि आप आसानी से, स्मूथली अपनी उस रिकवरी में खुद को अलाउ कर पाए, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर पाए और साथ ही खुद को थोड़ा स्पेस दें, खुद को थोड़ी इजाजत दें कि आप धीरे 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 हील कर पाए, ना कि आपको बहुत सख्ती बरतनी है हीलिंग को लेकर, क्योंकि ऐसे में इलाज के ऊपर चाहे थेरेपी हो या चाहे दवाएं हो, उन पर भरोसा खत्म हो जाता है और ऐसे में ट्रीटमेंट जो है वो और मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी रिकवरी, अपने डिसऑर्डर को लेकर थोड़ा कंपैशन रखना जरूरी है। उसके साथ अपनी डे टू डे लाइफ में एडजस्टमेंट्स बनाना जरूरी है, अपने सिम्टम्स में अपनी पर्सनल इंसाइट्स लाना जरूरी है और अपने हिसाब से अपने को बदलना है। आपको किसी डॉक्टर या किसी थेरेपिस्ट की डायरेक्ट जो सलाह होगी वो एकदम आपको बदल नहीं देगी।